रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आपको इस समय की बड़ी खबर हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अब दिल्ली में उनके विभागों की जिम्मेदारियां कौन संभालेंगे, इसको लेकर जो खबर सामने आ रही है, दिल्ली के नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। इसके साथ ही चूंकि 18 विभागों की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के पास थी, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी राजकुमार संभाल सकते हैं। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद जो पद खाली हुए हैं, जो मंत्रालय खाली हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, तो ये जानकारी हमारे सामने आ रही है। घोटाले की वजह से 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। घोटाले और उसके बाद की गिरफ्तारियों की वजह से यह इस्तीफा सत्येंद्र जैन, जो कि 9 महीने बाद उनका इस्तीफा आया है, और मनीष सिसोदिया, जिनका इस्तीफा सामने आया है। दिल्ली के नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत होंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमारे सामने आ रही है। और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं राजकुमार। प्रीति चौधरी इस खबर पर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति, बहुत सारी जिम्मेदारियों का आवंटन इस समय जरूरी हो चला था सत्येंद्र जैन और खास करके मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की वजह से। अब ये एक एक विभाग की हम जिम्मेदारी समझें कि हो सकता है कैलाश गहलोत एक जिम्मेदारी संभालें और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी राजकुमार? अभी तक श्वेता, सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि जो फाइनेंस वित्त मंत्रालय है वो कैलाश गहलोत के जिम्मे है, और जो शिक्षा मंत्रालय है वो राजकुमार आनंद को मिलेगा। तो ये भी कह सकते हैं कि जो इस साल का दिल्ली का बजट जो अनाउंस करेंगे वो कैलाश गहलोत होंगे, और अब जो पूरा एजुकेशन का कार्यकाल जो सब संभालेंगे वो राजकुमार आनंद होंगे। राजकुमार आनंद की एंट्री पहले ही कैबिनेट में हो चुकी है श्वेता। अगर हम देखें, जब राजेंद्र पाल गौतम ने अपना पद छोड़ा था तो जो सोशल वेलफेयर वाला मंत्रालय था वो दिया गया था राजकुमार आनंद को। राजकुमार आनंद कौन है? 2012 से पार्टी से जुड़े हुए हैं। वैसे पार्टी के भी पहले जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा आंदोलन अरविंद केजरीवाल ने छेड़ा था, उनके साथ राजकुमार आनंद तभी थे। तो एक ट्रस्टेड लिeutenant मान सकते हैं अरविंद केजरीवाल के। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है मनीष सिसोदिया के दिल के सबसे करीब है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी कह रहे हैं जो राजकुमार आनंद पे है। पर ये इमीडिएटली जो ये दोनों डिसीजन लिए गए हैं श्वेता, क्योंकि आम आदमी पार्टी एटलीस्ट एक नैरेटिव बिल्ड करना चाह रही है कि जो दिल्ली के वासी हैं गवर्नेंस ना सफर हो, तो जल्द से जल्द ये दोनों ये संभालेंगे। ये दोनों जो बड़े मंत्रालय हैं, जो बाकी 18 मंत्रालय हैं, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये एक और खबर है श्वेता की जो रेजिग्नेशन है, जो इस्तीफे हैं दोनों मंत्रियों के, मनीष और सत्येंद्र जैन के, वो अरविंद केजरीवाल ने उनको एक्सेप्ट करके आगे एलजी को बढ़ाया है। अब जो प्रोटोकॉल माना जाता है, एलजी दोनों इस्तीफों को आगे जाकर जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको बढ़ाएंगे, और अब ये प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो ये पूरी प्रोटोकॉल के हिसाब से इसमें 20 दिन लग जाते हैं। तो उन 20 दिनों के बाद या अगर वो पहले हो जाता है तो उसके बाद ही एक्सेप्टेंस के बाद ही 2 नए मंत्री और शामिल होंगे। पर जहां तक हमारे सूत्र कह रहे हैं कि जो फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, ये कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के पास ही बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रीति इस पूरी जानकारी के लिए। प्रीति चौधरी हमारी संवाददाता ये जानकारी हमें दे रही थी कि कौन संभाल सकता है ये मंत्रालय, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने अपने मंत्री पदों से इस्तीफा दे दिया। शराब घोटाले में रविवार को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सारे देश में प्रदर्शन किया, लेकिन वो अपनी डिप्टी सीएम की कुर्सी बचा नहीं सकी। सबसे ज्यादा सवाल सत्येंद्र जैन के इस्तीफे पर उठे, जिनका आम आदमी पार्टी महीनों से बचाव कर रही थी, लेकिन उन्होंने भी सिसोदिया के साथ इस्तीफा दे दिया। 26 तारीख को दिल्ली के डिप्टी सीएम गिरफ्तार हुए। 27 को उन्हें 4 मार्च तक रिमांड पर भेज दिया गया और 28 मार्च को उनका इस्तीफा हो गया। दिल्ली के इस बड़े सियासी उलटफेर में सब ये जानना चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया तो ठीक, लेकिन सत्येंद्र जैन को इस्तीफे का ख्याल अब क्यों आया? क्या ये नैतिकता है या फिर आम आदमी पार्टी का सियासी दांव है? आज उनका इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। अरविंद केजरीवाल जी, अब आपके ईमानदारी का चोला बिल्कुल उतर चुका है। देश देख रहा है और देखेगा
कि आपके लोग कैसा काम करते हैं। और आज हम मनीष सिसोदिया जी को जब कोर्ट से राहत नहीं मिली तब उन्होंने इस्तीफा दिया, और चूंकि उनका इस्तीफा लेना पड़ा तो 9 महीने बाद सत्येंद्र जैन का इस्तीफा हुआ। ये है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में हैं। बावजूद इसके उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। आम आदमी पार्टी की ओर से बार बार ये कहा गया कि उनका इस्तीफा नहीं होगा। यहाँ तक कि जब सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी सुविधाएं लेते हुए जेल में सारे देश ने देखा, तब भी आम आदमी पार्टी ने उनका बचाव किया। लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक दिन में ही अरविंद केजरीवाल के 2 बड़े बड़े और करीबी मंत्रियों के इस्तीफे कबूल कर लिए गए। सवाल है क्यों? अगर मनीष सिसोदिया ने कोई रिश्वत खाई है, कोई बेईमानी की है, कुछ तो संपत्ति, सोना, पैसा कुछ तो मिलता। लेकिन पकड़ के गिरफ्तार करना है, जेल में डालना है तो जेल में डालेंगे। कैसी सरकार इस देश के अंदर बैठी हुई है जो फर्जी मामले लगाकर विपक्ष के लोगों को परेशान करती है, उनको जेल में डालती है, और जो बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अरविंद केजरीवाल याद करिए 2013 के अंदर कहा करते थे, आरोप जब लगाते थे तो कहते थे पहले आरोप लगेगा, सिर्फ बाद में होगा, पहले इस्तीफा होना चाहिए। याद करिए पी चिदम्बरम हो, शीला दीक्षित हो, नितिन गडकरी हो, तमाम राजनेताओं के ऊपर आरोप लगाए थे। ये जांच की आंच बहुत जल्दी मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी, क्योंकि असली मास्टरमाइंड इस सारे शराब घोटाले का अरविंद केजरीवाल है। मुख्यमंत्री को लिखे अपने खत में मनीष सिसोदिया ने लिखा, मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए हैं, समय के साथ उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। ये साबित हो जाएगा कि ये सारे आरोप झूठे हैं। साजिश रचते हुए तमाम सीमाएं पार कर मुझे जेल में डाल ही दिया है, तो मेरी इच्छा है कि मैं अब मंत्री पद पर न रहूं। इस पत्र के माध्यम से मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारियों से मुक्त करे। बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी में कहीं कोई तारीख नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस कार्रवाई को बीजेपी मजबूरी में लिया फैसला बता रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गए मनीष सिसोदिया को वहां से राहत नहीं मिली। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने अर्जी लगाई थी कि उनकी गिरफ्तारी नियमों के विरुद्ध हुई, उस पर संज्ञान लिया जाए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी सिसोदिया को झटका दिया और आम आदमी पार्टी को हाई कोर्ट जाने की सलाह दे डाली। क्योंकि अब मनीष जी को भी इस तरीके के फर्जी मामले में फंसाया गया है और दिल्ली के बहुत सारे काम जो हैं इसकी वजह से रुक सकते हैं। बजट है, G20 है, अन्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं, तो ये फैसला किया गया है कि जो है इन लोगों ने अपना इस्तीफा टेंडर किया, मुख्यमंत्री जी ने उसको लिया है और जो है आगे की जो है ताकि काम जो है जल्दी हो। इस्तीफा दिया किसने? सत्येंद्र जैन ने। इस्तीफा दिया किसने? मनीष सिसोदिया ने। क्यों दिया ये बताएंगे केजरीवाल जी। ये कुछ अद्भुत तर्क नहीं लगता है? मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों की कॉन्शियसनेस की कोई आवाज ही नहीं थी। वो कॉन्शियसनेस, इनकी अंतरात्मा की आवाज केजरीवाल जी के पास बंधक थी। आपके तो हर आरोप को सबूत मान लिया जाए, और यहां जांच में जो सबूत माने गए, जिसको आप कोर्ट में भी नहीं काट पाए, उन्हें पूरी तरह गलत मानकर कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। तो सिसोदिया के इस्तीफे को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है, जो इस्तीफों की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। दावा कर रही है कि शर्मिंदगी से बचने के लिए आपने ऐसा किया, वरना 9 महीनों तक वो सत्येंद्र जैन का बचाव न करती। आज 2 भ्रष्टाचारी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कैबिनेट से बाहर कर दिए गए हैं। ये दिल्ली की जनता की जीत है, दिल्ली की माताओं और बहनों की जीत है, और दिल्ली के साथ लूट करने वाले, धोखा करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। उस न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत है। ये के झूठे हैं, फर्जी हैं। हमारे दोनों मंत्री पूरी ईमानदारी से अपना पूरा जीवन जो है समर्पण कर रहे हैं इस समाज के लिए, दिल्ली के लिए, अपने देश के लिए। मनीष सिसोदिया 18 से ज्यादा अहम मंत्रालय संभाल रहे थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब उनके विभागों का कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के बीच बंटवारा किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में अभी कोई नया मंत्री नहीं बनेगा, लेकिन एक झटके में 2 मंत्रियों के इस्तीफे से उत्साहित बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरे घोटाले के सूत्रधार, सरगना माननीय अरविंद केजरीवाल, आपको भी इस्तीफा देना होगा।
आपको भी इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि इस पूरी शराब नीति के पीछे आपकी स्वीकृति थी, आपकी गाइडेंस थी। ये तो आज प्यादे शहीद हुए हैं, अभी आपकी बारी बाकी है। कमीशन और करप्शन के आरोप कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बने हुए थे। उसकी मुश्किल ये है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी का उसे सीधे सियासी फायदा मिलता नहीं दिखता, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई खास प्रभाव नहीं है। लेकिन जानकारों को लगता है कि मंत्रियों के इस्तीफे करवाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी के आरोपों का पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामकता के साथ सामना कर पाएगी। दिल्ली से संजय शर्मा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात देश में बलिदान के अपमान की। देश की रक्षा करते हुए जब सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनके बलिदान पर नेताओं का मेला लगता है। जोर शोर से बलिदानियों के परिवार को मदद का ऐलान किया जाता है, लेकिन इन वादों की हकीकत बहुत कड़वी है। राजस्थान में सरकार के वादों को याद दिलाने के लिए बलिदानियों की विधवाओं को जयपुर में भटकना पड़ रहा है, पुलिस के धक्के खाने पड़ रहे हैं। वीर बलिदानियों के साथ इसी तरह की बदसलूकी का दावा बिहार के वैशाली में भी हुआ है, जिनके समर्थन में आज आपको दस्तक देनी है। के साथ यहाँ पर संघर्ष हो रहा है पुलिस के साथ। जयपुर पुलिस विधवाओं के साथ गलत व्यवहार कर रही है। राजस्थान का जयपुर, जहां धरने पर बैठी पुलवामा में शहीदों की विधवाओं से पुलिस धक्का मुक्की करती है। शहीद की विधवा वीरांगना 4 साल हो गए हमको भटकते भटकते, आज सरकार को ऐसा लग रही है हमारी सुनाई तो नहीं है और इससे ज्यादा गिरफ्तार कर रही है। इसीलिए आज आपको शहीदों की विधवाओं से होने वाली बदसलूकी के खिलाफ दस्तक देनी है, जिन्हें एडिशनल एसपी भरतलाल मीणा जबरन हटाने का आदेश देते हैं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर। अरे महिला कहाँ है? वो एक और महिला कहाँ? आज आपको गलवान में शहीद हुए एक जवान के पिता के मान सम्मान को लगी चोट के खिलाफ ही दस्तक देनी है, जिसमें शहीद बेटे की प्रतिमा लगाने पर बुजुर्ग पिता को दावा है पुलिस घसीट कर थाने ले जाती है, उनसे गाली गलौज करती है, मारती है। लेकिन सबसे पहले जयपुर चलिए, जहां पर सरकार को उसी के वादे याद दिलाने के लिए शहीदों की वीरांगना को धरना देना पड़ता है और वो बदसलूकी की शिकार हो जाती है। पुलवामा हमले में शहीद हुए रोहितांश लांबा की पत्नी मंजू जाट अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए सरकार के दरवाजे पर आई हैं। उनके साथ शहीद हेमराज मीणा की पत्नी और धौलपुर से शहीद राम का परिवार भी साथ आया है। रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रही शहीद की विधवाओं से अशोक गहलोत सरकार के 1-2 नहीं 4-4 मंत्रियों ने घर जाकर वादा किया था, जिसमें परिवार चलाने के लिए आश्रितों को नौकरी देना, गांव तक सड़क बनाने और शहीद के नाम पर चौक चौराहा बनाना शामिल है। जब क्यों गए थे? फोटो खिंचाने के लिए, शहीदों के स्मारक के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं? अब हमारी मांगे पूरी कर दो। मेरे को नौकरी चाहिए, शहीद स्मारक की 4 दीवारी चाहिए और सड़क चाहिए। हमारी मांगे पूरी कर दो। 4 साल हो गए मैंने शांति धारीवाल जी, प्रमोद जैन भैया जी और रमेश मीणा जी, ये सब गए थे, बड़े बड़े वादा करके आए थे और मेरे से बोल के आपको कहाँ भी जाना नहीं पड़ेगा, सब घर पे बैठे काम हो जाएगा आपका। पर हमने 4 साल हो गया धारीवाल जी के पास जाओ, कलेक्टर साहब बताओ, कलेक्टर साहब बोले जब भैया के पास जाओ, भैया जो रमेश मीणा जी, मैं कहाँ तक भाग्या छोटा छोटा बच्चा ने ले लिया पर 3 साल हो गया माना भागता है। छोटी पुण्यतिथि भी निकल गई, माँ की कोई भी न सुन रही। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले में राजस्थान के 5 वीर सपूत शहीद हुए थे। उस समय शहीदों के अंतिम संस्कार में राज्य सरकार के कुछ मंत्री दाह संस्कार में शामिल होकर शहीदों की वीरांगनाओं और परिजनों को हजारों लोगों की उपस्थिति में बड़े बड़े आश्वासन देकर आए थे। लेकिन आज 4 साल बाद भी शहीदों के परिजनों को वो सभी वादे याद दिलाने के लिए भटकना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पैसा उनको दे दिया गया, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है,
और भी कोई डिमांड से तो पूरी कर देंगे। ऐसी कोई बहुत बड़ी डिमांड को लेकर और वहां पे धरना नहीं दिया गया। फिर भी यदि शहीद के परिवार की कोई शिकायत है, आएगी सामने, सरकार दूर करेगी। जिस वक्त शहादत हुई थी उस वक्त बहुत सारी बातें कही गई थी केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से। कुछ मांगे थी जिससे लेकर लगातार ये स्थानीय स्तर पर उठाते रहते थे, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस तरह से यहाँ पर ये लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा के बाहर आकर बैठ गए हैं कि कोई तो सरकार का नुमाइंदा होगा जो इनकी सुनेगा। शहीद की विधवाएं विधानसभा पहुंची तो वहां गेट बंद कर दिए गए और पुलिस ने उन्हें जबरन हटाना शुरू कर दिया। तो बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इनके साथ आकर खड़े हो गए और इन्हें लेकर शहीद स्मारक जाने लगे। तो बीच रास्ते में पुलिस ने इनके साथ जोर जबरदस्ती की तो ये विधवाएं रोने लगी। तीनों शहीदों का परिवार शहीद स्मारक पर धरने पर बैठकर मांग करने लगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आकर उनसे मुलाकात करें। इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बुलाए, और जो सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने जाके आश्वासन दिया था जब इनका दाह संस्कार हुआ था, अंतिम संस्कार हुआ था, तब उन वादों का क्या हुआ ये हम मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं, लेकिन अभी तो सुनने को तैयार नहीं है। इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब आए तो ठीक है, न आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जयपुर की तरह बिहार के वैशाली में भी शहीद के परिजन अपनी बेइज्जती से दुखी हैं, जहां पर गलवान में शहीद हुए एक जवान के पिता को पुलिस बुरी तरह से ले जाती है। इस दावे को पुख्ता करता है सीसीटीवी वीडियो है, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या एक शहीद के पिता के साथ पुलिस को ऐसा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन पुलिस पर आरोप सिर्फ इतना भर नहीं है। कल रात में हुआ जब थाना पर भारी साहब आए थे 3-4 गाड़ी से, और पिताजी को यहाँ से अरेस्ट कर लिए, और अरेस्ट जो है घींचते घांचते और 2-3 फैट पीछे से चला भी दिए हैं। और गाड़ी में यहाँ से जब अरेस्ट कर ले गए हैं तो अभद्र माने गाली दिए हैं, गाली गलौज जो बोलना नहीं चाहिए कैमरा के पास। इन्होंने वो पूरा अतिक्रमण किया हुआ है, तो इस चीज़ के लिए बार बार समझाया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके पूरे जमीन को कवर करते हुए उनके पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण किया हुआ है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस कारण में केस हुआ था और जिसमें उनकी अरेस्टिंग हुई है। ये सारा विवाद शहीद जय किशोर सिंह का स्मारक बनवाने को लेकर शुरू हुआ। गांव के ही हरिनाथ सिंह का आरोप है कि जमीन हड़पने के मकसद से स्मारक बनाया गया है। जिस जगह पर ये स्मारक बना है वो हरिनाथ के घर के रास्ते के बीच में आता है, जिससे आने जाने में दिक्कत हो रही है। इसी विवाद की शिकायत पर पुलिस ने एंट्री ली और सीसीटीवी में शहीद के परिवार से बदसलूकी दर्ज हो गई। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आज की सबसे ट्रेंडिंग खबर। अंग्रेजी की एक कहावत है, द ट्रू टेस्ट ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर इज व्हाट ही डज व्हेन नो वन इज वॉचिंग। यानी अगर आपको किसी इंसान के चरित्र का पता करना है तो उसके अकेले में किए गए व्यवहार को और कामों को देखिए। अब मिलेनियम सिटी गुरुग्राम से आज एक ऐसी खबर आई जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि पैसे से इंसान गाड़ी खरीद सकता है, संस्कार नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इंसान की नीयत अगर खराब हो तो वो 40 लाख रुपए की गाड़ी में आकर फूलों के गमले चुराने तक गिर सकता है। और अगर वो माल सरकारी हो तो फिर कई लोग उसे अपना ही समझते हैं। तस्वीर गुरुग्राम की है, जहां दिन दहाड़े चलती फिरती सड़क पर चोरी की जा रही है। चोर भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, पूरे 40 लाख रुपए की गाड़ी में बैठकर आता है, अपने सहयोगी के साथ फूलों को छांटता है और आखिर में पूरे 8 फूल वाले गमले अपनी गाड़ी में रखकर चलता बनता है। 1 मिनट 7 सेकंड के इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि किया कार्निवल कार से 2 व्यक्ति उतरते हैं, चौराहे पर सजावट के लिए रखे खास किस्म के पौधों के गमले उठाकर कार की डिक्की में रखने लगते हैं। वीडियो में पौधे चुराने वाले व्यक्ति का चेहरा भी साफ नजर आ रहा है। पौधे डिक्की में रखने के बाद वो कार लेकर चला जाता है। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखकर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ दोनों को वीआईपी फूल चोर तो कोई चिंदी चोर कहकर धिक्कार रहे हैं। इसकी वजह ये गाड़ी है
जिसका नाम किया कार्निवल। इसकी कीमत 40 लाख रुपए के आसपास बताई जाती है। यानी वीडियो में दिख रहा ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है। इसका संकेत गाड़ी की कीमत के साथ इसका VIP नंबर भी देता है। ये देखिए, ये वाकया गुरुग्राम के शंकर चौक का है, जहां G20 की सजावट के लिए इन फूल वाले पौधों को लगाया गया था। लेकिन इस VIP चोर की नीयत खराब हो गई और ये तस्वीर वायरल हो गई। गुरुग्राम के इस वाक्य ने बता दिया कि पैसों से 40 लाख रुपए की गाड़ी तो खरीदी जा सकती है, लेकिन संस्कार नहीं। जिस आत्मविश्वास के साथ G20 सम्मेलन के लिए शहर की सजावट के इन गमलों को इन दोनों ने चुराया, उसने इनकी प्रभावशाली हैसियत और दरिद्र मानसिकता का परिचय करवा दिया। अब पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। GMD की तरफ से अपने सुभाष यादव IAFS और नोडल ऑफिसर हैं, और जैसा हमारे संज्ञान में आया है उनसे बात भी की है और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। गुरुग्राम की तरह का वाकया इसी महीने आगरा में भी देखने को मिला था, जब सड़क किनारे रखे हुए गमले गायब होने लगे। चोर पौधों को मिट्टी समेत गमले से अलग करके चलते बने। नौबत ये आ गई कि बाकी बचे गमलों की रक्षा के लिए एक होमगार्ड तक को लगाना पड़ा। बाद में 2 आरोपियों से पुलिस ने चोरी किए हुए 66 गमले बरामद किए, जिन्हें आरोपियों ने घर में अलग अलग जगहों पर लगाया हुआ था। सरकारी माल को अपना समझने की बीमारी भारत में बहुत पुरानी है, इसीलिए कभी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के 15 दिन में सोलर लाइट से लेकर महंगे फव्वारे तक चोरी हो जाते हैं। तो बिहार में तो चोर 2 किलोमीटर रेल ट्रैक ही चुरा ले गए। लेकिन गुरुग्राम में हुई ये चोरी एक गंदी आदत से आगे की कहानी है, जिसमें 40 लाख रुपए की VIP नंबर वाली गाड़ी में बैठकर आए ये लोग देश को शर्मसार करने वाली हरकत करते हुए तस्वीरों में कैद हो गए। आज तक ब्यूरो। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला में लिखा था, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। मेल तो नहीं, लेकिन मधुशाला ने मनीष सिसोदिया को जेल तक जरूर पहुंचा दिया है। आज आम आदमी पार्टी और दिल्ली में जो सियासी भूचाल मचा, उसके केंद्र में मधुशाला ही है। केजरीवाल के सबसे करीबी और शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया ने CBI रिमांड में ही अपने सभी मंत्रालयों से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी इसे भारतीय राजनीति के सबसे नैतिक फैसलों में से एक मान रही है, लेकिन बीजेपी ने मौके की नजाकत को देखते हुए सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल का इस्तीफा भी मांगा है। देखिए सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद कैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आर पार की जंग छिड़ गई। दारू का दरिया बहाकर आप अपने पैसे का दरिया समेट रहे थे। वो भारतीय राजनीति के कलंक है बीजेपी वाले। 3C केजरीवाल जी की पार्टी के लिए बोलना पड़ेगा, कट, मिशन। तो एक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तो आपका भी बनता है। जो इस शराब घोटाला के सरगना है, माननीय अरविंद केजरीवाल, आपको भी इस्तीफा देना होगा। ये दिल्ली की जनता की जीत है, दिल्ली की माताओं और बहनों की जीत है। केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले दिल्ली के डिप्टी CM रहे मनीष सिसोदिया ने अपने सारे मंत्रालयों से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, हवाला केस में 1 साल से जेल में बंद दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। बड़ी बात है कि दोनों मंत्रियों का इस्तीफा केजरीवाल ने तुरंत मंजूर भी कर लिया। केजरीवाल कैबिनेट में सिसोदिया की अहमियत ऐसे समझिए कि दिल्ली सरकार के कुल 33 विभागों में 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास ही थे, जिसमें शिक्षा, वित्त, आबकारी, PWD जैसे सभी बड़े मंत्रालय शामिल थे। अब केजरीवाल कैबिनेट में 2 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी इसे नैतिकता के आधार पर उठाया गया कदम बता रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहले ही कहा था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये मजबूरी में किया गया है, ये कोई मजबूती नहीं है। इसे सिर्फ एक बिंदु में कहूंगा कि अब जो आम आदमी पार्टी की हालत हो गई है, अब चाहे जितना वो इस्तीफा दे लें कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए।
पहले कहते हो इस्तीफा दो, फिर इस्तीफा दे दिया तो अरे रे तो 9 महीने पहले क्यों नहीं दिया? आप मंत्री बने ही क्यों? आम आदमी पार्टी आई ही क्यों? इसका जन्म ही क्यों हुआ? अरे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है आपको बेनकाब करने के लिए। जितनी हैरानी इस बात से हो रही है कि मनीष सिसोदिया ने सीबीआई रिमांड के अगले दिन ही इस्तीफा दे दिया, उससे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही है कि साल भर से जेल में बंद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। जब बीजेपी ने आप पर तंज कसा तो आप सांसद संजय सिंह तिलमिला उठे। अरे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है आपको बेनकाब करने के लिए। जो पूरे देश में खोखा खोखा करके आप सरकारों को गिरा रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। बताइए आप, भाजपा ही अगर नैतिकता की और इसकी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इससे पहले बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांग रही थी, लेकिन इस्तीफे के बाद आप इसे भारतीय राजनीति में नैतिकता की मिसाल मान रही है। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर पार्षद, एक एक कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब के साथ उनके पीछे खड़ा हुआ। बीजेपी दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद गदगद नजर आ रही है। बीजेपी पूछ रही है कि क्या ये इस्तीफे केजरीवाल ने खुद को बचाने के लिए दिलवाए हैं या शर्मिंदगी के बाद नैतिकता याद आई है। उनको संबल देने वाले आप ही हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो एक नैतिकता के आधार पे इस्तीफा तो आपका भी बनता है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शायद आप भी जागे। दिल्ली बीजेपी तो कह रही है कि हर घोटाले के मास्टरमाइंड तो केजरीवाल ही हैं, इसलिए अब उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। माननीय अरविंद केजरीवाल, आपको भी इस्तीफा देना होगा। आपको भी इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि इस पूरी शराब नीति के पीछे आपकी स्वीकृति थी, आपकी गाइडेंस थी। ये तो आज प्यादे शहीद हुए, अभी आपकी बारी बाकी है। ये दिल्ली के लोगों की जीत है और अंत में जो इस शराब घोटाला के सरगना है, अरविंद केजरीवाल को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफे के बाद मनीष सिसोदिया की एक चिट्ठी सामने आई, जिसमें उनका दर्द छलक उठा। उन्होंने लिखा, ये बहुत दुखद है कि 8 साल तक लगातार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम करने के बावजूद मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मेरा ईश्वर जानता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। ये आरोप केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से घबराए हुए कायर कमजोर लोगों की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं जानता हूं कि साजिशकर्ता मुझे और केजरीवाल को परेशान करने के लिए जेल में डाल रहे हैं, लेकिन उनकी साजिशों से हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरी आम आदमी पार्टी ही कट कमीशन और करप्शन में शामिल है। मुझे लगता था कि कट और कमीशन एक ही पार्टी की विरासत है, लेकिन आज तो कहना पड़ेगा कि 3C केजरीवाल जी की पार्टी के लिए भी बोलना पड़ेगा। कट, कमीशन, करप्शन। इस्तीफे से कुछ घंटे पहले मनीष सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने अर्जी लगाकर गुहार लगाई थी कि उनकी गिरफ्तारी नियमों के विरुद्ध हुई है, उस पर संज्ञान लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को निराशा ही मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। कुल मिलाकर सिसोदिया के जेल जाने और इस्तीफे के बाद केजरीवाल अकेले पड़ गए, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आपका अगला कदम क्या होगा। दिल्ली से संजय शर्मा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। जो पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली थी, जिस समाज सेवी अन्ना हजारे ने जीवन भर शराब का विरोध किया, उन्हीं के चेले रहे सिसोदिया को आज शराब ही सलाखों के पीछे घसीट ले गई। देखिए कैसे आम आदमी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया ने अपना सियासी सफर शुरू किया। अब आम आदमी पार्टी सिसोदिया की गिरफ्तारी को सियासी शहादत की तरह पेश कर रही है और बीजेपी कह रही है कि अब अगला नंबर मास्टरमाइंड केजरीवाल का है।
याद कीजिए इन तस्वीरों को, यकीनन आपके जहन में ये तस्वीरें जिंदा होंगी। 2011 में जब दिल्ली के रामलीला मैदान में समाज सेवी अन्ना हजारे की अगुवाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था, जिसने पूरे देश में क्रांति ला दी थी। इतना ही नहीं, अन्ना आंदोलन ने तत्कालीन यूपीए सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। इस आंदोलन के चेहरे तो अन्ना हजारे थे, लेकिन आंदोलन की पूरी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने की थी। मुझे लगता है सरकार समझ जाए, सरकार शायद संदेश ग्रहण करे इस हुजूम से, इस जनता से, कि ये बार बार जो सवाल उठते हैं कि जन लोकपाल क्यों, तो जन लोकपाल इसलिए क्योंकि अन्ना हजारे जो जन लोकपाल की बात कर रहे हैं, उनको जेल के बाहर रिसीव करने के लिए लाखों लाख लोग, महिलाएं, मजदूर, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लोग कंधे पे बिठा के साथ साथ चल रहे थे। अन्ना हजारे के कंधों के सहारे केजरीवाल एंड कंपनी ने देश भर में सुर्खियां बटोरी और फिर अन्ना के बना करने के बावजूद अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। बाद में अन्ना हजारे की किसी ने सुध भी नहीं ली कि वो सही सलामत हैं या नहीं। हैरानी की बात है कि जो अन्ना हजारे जीवन भर शराब का विरोध करते रहे, उन्हीं के चेले रहे केजरीवाल और सिसोदिया को शराब की वजह से किरकिरी झेलनी पड़ रही है। किरकिरी तो छोड़िए, सिसोदिया को शराब सलाखों के पीछे तक ले गई। अब देखिए, अभी तक केजरीवाल की कैबिनेट और आप में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले सिसोदिया का सियासी सफरनामा। सिसोदिया की केजरीवाल से मुलाकात 1998 में हुई। एक एनजीओ चलाने वाले सिसोदिया 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जुड़ गए। केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई तो सिसोदिया आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य बनाए गए। वो आपकी राजनीतिक समिति के सदस्य भी हैं। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिसोदिया पटपड़गंज से पहली बार चुनाव जीते। 2015 में भी सिसोदिया को पटपड़गंज से जीत मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिसोदिया ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए पटपड़गंज से फिर जीत दर्ज की। पहले दिन से ही केजरीवाल का भरोसा जीतने वाले मनीष सिसोदिया लगातार दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम बने हुए थे। लेकिन 2022 में सिसोदिया पर दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में घोटाले का आरोप लगा। इस बारे में सीबीआई ने उनके घर पर छापे भी मारे। बाद में इसी सिलसिले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई थी। सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले की जांच शुरू होने के साथ ही पूरी आम आदमी पार्टी सिसोदिया के समर्थन में उतर आई थी। आपके नेता बार बार शिक्षा के क्षेत्र में सिसोदिया की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे और सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई को साजिश बता रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम कर रही है, अनुकरणीय काम कर रही है, जनहित के सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बजट देना, दरअसल यह गले की हड्डी बन गया नरेंद्र मोदी जी की। परेशानी यह है कि आज जो दिल्ली सरकार की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है, उससे बौखलाकर यह कार्रवाई की जा रही है। केजरीवाल या दिल्ली सरकार जिस कामयाब मॉडल का बखान देश भर में करती है, उसका बड़ा क्रेडिट पार्टी सिसोदिया को देती आई है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया के कामों को केजरीवाल क्रांतिकारी बदलाव बताते रहे हैं। मनीष जी एक ईमानदार, देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं, जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था। अब सवाल है कि अगर सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा तो पार्टी को नुकसान होगा, या आप सिसोदिया की गिरफ्तारी को कुर्बानी करार देकर सहानुभूति हासिल करने की रणनीति बनाएगी। अब देखना होगा कि सिसोदिया जैसी पावर केजरीवाल किसे देते हैं। और एक और बड़ा सवाल कि क्या सिसोदिया का सियासी सफर यहीं तक था, या मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे से जब निकलेंगे तो और ज्यादा आक्रामक होकर सामने आएंगे। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।